गुमराह एपिसोड 233। असलम आबी, वो मेरा जिगरी यार मेरे सीने से आ लगा था। फरत मुसरत से मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हुई जाती थीं। उस घड़ी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये बात तो दूर दूर तक मेरे तस्वुर में कहीं भी ना थी कि आबी यूं अचानक एकदम मेरे सामने आ खड़ा होगा। मेरी आंखों को अपने चेहरे पर टिके देखकर वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, ओए जिलानी, ये तो इस तरह क्यों देख रहा है मुझे? कोई सींग तो नहीं निकला है मेरे सर पर? उसके इस अंदाज़ तखातुब ने मुझे यकीन दिलाया कि वो आबी ही था जो अक्सर तरंग में मुझे जिलानी के बजाय जिलानी या ऐसे ही दूसरे अलक़ाबात से नवाजा करता था। लेकिन उसके इस अंदाज में खुलूस और मोहब्बत की ऐसी चाशनी थी कि मेरा दिल झूम जाता था। मैंने उसे एक बार फिर अपने बाजुओं में भर लिया। ओए आबी, तू कहाँ जा फंसा था जालिमा? मेरी तो नींदें हराम होकर रह गई थी। सारे का सारा चैन सुकून लेकर थे तुम दोनों अपने साथ उस सरकारी अक़ूबत खाने में। कैसे गुलू खलासी हुई वहाँ से तेरी? और वह आसिया कहाँ है, वो मेरी नसीबो जली बहन? कुछ बता तो। मैंने एक ही सांस में सवालात की बौछार कर दी उस पर। चल इधर आराम से बैठकर पूछ जो कुछ पूछना है तुझे। तूने तो यहाँ खड़े खड़े सारे सवालात उंडेलने शुरू कर दिए मेरे ऊपर। आबी मुझे छोड़कर उसी कमरे में वापस जाते हुए बोला जहाँ से वो बरामद हुआ था। हम अंदर दाखिल हुए तो फिरदौसी बेगम भी हमारे साथ ही साथ वहां चली आई। कमरे में दरवाजे के साथ दीवार से लगा हुआ एक पलंग था और उस पर फैला हुआ बिस्तर बता रहा था कि आबी अभी अभी वहीं से उठकर आया था। वो मेरा हाथ थामे दोबारा उसी बिस्तर पर जा टिका। मैं भी उसके साथ बैठ गया। फिरदौसी बोली, तो जनाब सरदार करीम नवाज साहब, क्या खिदमत की जाए आपकी इस वक्त? कुछ नौशेजा फरमाना पसंद करेंगे आप? ये तुम्हें क्या हो गया जन्नती बेगम? बड़े लखनवी अंदाज में गुफ्तगू फरमा रही हैं आप। खैर तो है ना? मैंने कहा, आपकी सरदारी का लिहाज तो रखना ही होगा ना हमें। हाँ, ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। ये तुम मुझे किस नाम से मुखातिब कर रही हो? क्यों, क्या आपका नाम सरदार करीम नवाज नहीं है? मैंने कुछ कहने के बजाय आबी को देखा। हाँ यार, मैंने ही बताया इन्हें, कोई गैर तो नहीं है ना? कौन सी बात छुपी हुई है इनसे हमारी? तुम कब आए हो यहाँ? मैंने आबी से पूछा। परसों रात पहुंचा था मैं कराची, और तो कोई ठिकाना था नहीं मेरी नज़र में, इसलिए सीधा यहीं चला आया। हालांकि पहले हमने कुछ कम परेशान नहीं किया था इन्हें। मेरा ख्याल है अगर तुम यहाँ नहीं हुए तो ये दरवाजे से ही लौटा देंगे मुझे। मगर यार, बड़ी ही बामुरव्वत और बाइखलाक खातून है ये। इन्होंने एक बार फिर अपने घर के दरवाजे वाह कर दिए मुझ पर। क्यों शर्मिंदा करते हैं आबी साहब आप मुझे? घर आने वाले मेहमान को कौन धुतकार सकता है? ये तो तुम्हारा खुलूस है फिरदौसी बेगम, जो हमें यहाँ खींच कर ले आता है, वरना और क्या कशिश है यहाँ? हाँ, उस तकरीम अहमद का भी कुछ इल्म है तुम्हें? वापस आया वो इधर दोबारा? नहीं जी, छोड़ें, किसका जिक्र ले बैठे हैं आप भी। जाने वाले वापस भी आते हैं कभी जो वो आएगा। देखें, ये ना कहें, हमारी मिसाल सामने है, कितनी बार जा जाकर वापस आए हैं हम। आबी ने कहा, जी हाँ, लेकिन अगर कोई वादा कर रखा होता आपने मुझसे तो आप भी वापसी का रास्ता भूल चुके होते। अच्छा, तो तुम ऐसा समझती हो हमें? ऐसे ही बुज़दिल नजर आते हैं हम तुम्हें? मेरे लहजे में जहर घुल गया। अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा ही मान गए। मेरा मतलब ये नहीं था, आपकी दिल शिकनी मैं नहीं करना चाहती थी। वो दफा कर यार, क्या बकवास शुरू कर दी है तूने? ख़वातीन से बात करने का सलीका भी गंवा बैठा है तू। इस तरह बात की जाती है औरतों से? हमारी मेज़बान के चेहरे की सारी शगुफ्तगी गारत करके रख दी। आबी ने हंसते हुए कहा, जाएं फिरदौसी बेगम, आप चाय बना कर लाएं हमारे लिए, और इसकी बातों को ज़्यादा फील ना करें आप, ऐसी इसकी खोपड़ी उलट जाती है। हाँ बीबी, माफ़ कर देना मुझे, ना जाने क्यों इस घड़ी ये बकवास कर बैठा मैं, वरना मेरे दिल में बड़ी इज्जत है तुम्हारे लिए। अगर ऐसा ना होता तो मैं कराची आते तुम्हारे दर पर हाजिरी के लिए दौड़ा न चला आता। बताया होगा उसने तुम्हें, वो क्या नाम है उसका? मैंने दिमाग पर जोर देकर उस लड़की का नाम याद करने की कोशिश की जिससे चंद दिन पहले मैं यहाँ मिला था। हाँ, बताया था मैंने आपको, अभी मालूम हुआ था मुझे आपकी आमद के बारे में। गुलजार ने बताया था मुझे। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नाश्ते के लिए भी लाऊं कुछ? नहीं नहीं, और कुछ ना लाना चाय के सिवा, अभी कुछ देर पहले खाना खाया है मैंने। वो किचन की तरफ चली गई तो उसके जाते ही आबी मुझ पर बरस पड़ा। कैसा नाहिंजार हो गया तू जिलानी? हमारी कुछ लगती तो नहीं है वो कि मेहमान नवाजी भी करे हमारी और बातें भी सुने। जुबान को लगाम दे अपनी। अच्छा, अब लानत भेज देना इस बात पर, कह जो दिया कि गलती हो गई, माफ़ी भी मांग ली है मैंने उससे। ये तूने अच्छा किया, वरना उस बेचारी के दिल में गिरा पड़ जाती। कितना ख्याल रखती है वो हमारा, इसीलिए तो माजरत कर ली मैंने। तू ये बता कि तुझे रिहाई कैसे दी उन कानून के बंदों ने? क्या बात करता है तू? किसी को कानूनी शिकंजों में कसने के बाद उन्होंने रिहाई भी दी है कभी? लिहाज मुरव्वत नाम की कोई चीज़ उनके सामने से कभी नहीं गुजरी। मेरे और आसिया के मामले में तो रिश्वत और सिफारिश भी हार गई थी उनसे। बड़ा संगीन केस बनाया था उन्होंने हमारे खिलाफ। गोराए की वो बहन जिसने अमेरिका से आकर ये सारा फसाद बर्पा किया था, बहुत ही लंबे हाथों और कद काट वाली औरत है यार।
वो आसिया सही अंदाजा नहीं कर सकी थी उसके बारे में। वो तो मैं पहले ही कहता था, उसने जो राय इख्तियार की थी वो किसी उस जैसी औरत के लिए बनाई ही नहीं गई है। कि यकीन था मुझे कि किसी न किसी दिन उसकी बाजी ऐसे मात होगी कि उसे पनाह न मिल सकेगी कहीं। अब है कहाँ वो? क्या उसे भी आज़ादी नसीब हुई है या तू अकेला ही निकल आया है? और तू निकला कैसे वहां से? पता नहीं यार कौन लोग थे वो और किस तरह उन्हें हमसे इतनी हमदर्दी पैदा हो गई थी। एक रोज जब जेल की गाड़ी में हमें अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हमारे उन नामालूम हमदर्दों ने चारों तरफ से यलगार कर दी उस गाड़ी पर। मुहाफिजों को हथियार संभालने की मोहलत तक न मिल सकी। उन्होंने चंद लम्हों में जेल से हमारी गाड़ी के साथ आने वाले मुसल्लह मुहाफिजों को बेबस करके मुझे और आसिया को बाहर निकाल दिया। ये अंदाजा कैसे लगाया तुमने कि वो तुम्हें रिहाई दिलाने के लिए आए थे? मुमकिन है वो किसी और को छुड़ाने के लिए आए हों और महज इत्तेफाकन तुम दोनों भी उसी गाड़ी में होने की वजह से रिहाई पा गए हो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आवाज देकर मुझे और आसिया को बाहर आने के लिए कहा था। किसी और कैदी को तो निकलने ही नहीं दिया उन्होंने। हमारे साथ 10 कैदी और भी थे। वो चाहते तो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उन सबको निकाल सकते थे बाहर, मगर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे और आसिया के अलावा जो भी बाहर निकला वो उसे गोली मार देंगे। मेरे जहन में ग्रेगरी का नाम गूंजने लगा। यकीनन उसी के माँ पर यहाँ मौजूद उसके मातहतों या एजेंटों ने ये कार्रवाई की थी। और आसिया कहाँ है? उसे मैं माजी के पास छोड़ आया हूँ। बहुत खुश हुई थी माजी उससे मिलकर। एकदम सीने में जज्ब कर लिया था उन्होंने उसे। मुझे माजी ने ही बताया कि तू कराची में इन दिनों और किसी जरूरी काम के सिलसिले में गया है वहाँ और वहीं फंस कर रह गया है। ओए, ऐसा कौन सा कारोबार कर बैठा तू यहाँ जिसने तुझे इतना मसरूफ कर रखा है? मुझे भी तो बता इसके बारे में। बता दूंगा तुझे भी सब कुछ, जरा सब्र से बैठ जा। बड़ा लंबा कारोबार कर लिया मैंने यहाँ, वक्त लगेगा इसकी तफसीलात बताने में और अभी वक्त मेरे पास नहीं है। कल आऊंगा मैं तेरे पास, फिर सब कुछ मालूम हो जाएगा तुझे। कल? क्या मतलब? क्या मुझे अभी यहीं रहना होगा? मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। हाँ, ये अभी मुमकिन नहीं है। कुछ दिन तू यहाँ और रह ले। मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ वहां तेरा जाना मुनासिब नहीं है अभी। चंद दिन मैं दूर रखना चाहता हूँ उनकी नजरों से तुझे। कौन लोग हैं वो और तू यहाँ क्या कर रहा है उनके साथ? तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही जिलानी। कल तक सब्र कर ले, सब कुछ समझा दूंगा तुझे। पहले से तेरे आने की खबर होती मुझे तो मैं तेरे इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारी करके रखता, फिर तुझे एक लम्हे के लिए अपने आप से अलग नहीं होने देता। तुझे मेरे आने की खबर नहीं थी तो यहाँ इस घड़ी क्या लेने आया था तू, जबकि फिरदौसी के घर पर मिलने का वक्त भी नहीं था। ये मेरे एक हमदर्द ने सिर्फ मुझे इतना बताया था कि मुझे यहाँ कोई शख्स मिलने आया हुआ है जिससे मिलकर मुझे बेहद खुशी होगी। उसने ये नहीं बताया था कि आने वाला कौन है। वही अपनी गाड़ी में मुझे कैफे लिबर्टी के सामने उतार कर चला गया। मेरा ख्याल उसे मालूम था तेरे बारे में, मगर मुझे सरप्राइज देना चाहता था वो। उसका अंदाज यही बताता था। मगर उसे कैसे इल्म हुआ मेरे बारे में? वो कैसे जानता है मुझे? मेरा ख्याल है वो उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने तुम्हें आज़ादी दिलाई है। मुझे गुलाम बना लिया उन्होंने ये काम करके। उसी लम्हे ट्रे में चाय की प्यालियां सजाए फिरदौसी वापस आ गई। ये किसका जिक्र हो रहा है जनाब? किसने गुलाम बना लिया आपको? आप ही का जिक्र खैर था बहश्ती बेगम। आप बड़े एहसानात करती रहती हम पर, हालांकि हम आपको परेशान करते हैं हमेशा। कैसी बातें करें जनाब पीरजादा साहब, गैरियत बरत रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं समझा। ऐसा ना कहे फिरदौसी बेगम, आप गैर समझते तो बार बार दौड़े ना चले आते इधर। बिल्कुल हकीकत बयान की है अभी ने। वो आवाज दबाकर बोली। आहिस्ता बोले, दीवारों के भी कान होते हैं और अपने सही नामों से ना पुकारे एक दूसरे को। पीरजादा ही कहे ने और आप भी हाशिम खान ही बने रहे। हाशिम खान जिलानी यही नाम है आपका? मैंने और आबी ने उसे हैरत से देखा। आबी बोला, बात क्या है? साफ साफ कहें, अंधेरे में ना रखें हमें। मेरे साथ वाले फ्लैट में जो लोग आकर आबाद हुए हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं। पास पड़ोस में आने जाने वालों पर हर वक्त नजर रखते हैं। पिछली बार जब आप आए थे तो गुलजार में ली थी आपको। बड़ी बिस की गांठ है वो। अगर किसी वक्त जरा सा भी शुबा हो गया उसे आप लोगों पर या कोई बात कान में पड़ गई उसके तो तूफान खड़ा कर देगी वो। उन लोगों को यहाँ आबादी क्यों होने दिया? बिल्डिंग के दूसरे मकीनों ने एतराज नहीं किया इस पर या इन्हें खबर नहीं है कुछ? मैंने तो उसी रोज अंदाजा लगा लिया था कि कहाँ से उठकर आई है वो यहाँ। ठीक कहते हैं आप, उसी गलीज माहौल की परवरदा है वो। एक पुलिस अफसर ने लाकर रखा हुआ उसे। इब्तिदा में कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी उसके खिलाफ तो उन्हें थाने बुलाकर गोशमाली कर दी गई थी उनकी। फिर किसी को हिम्मत ना हो सकी। हाँ यार, ये पुलिस ही अगर ठीक हो जाए हमारी तो सारा गंदा साफ हो जाए यहाँ से। आबी बोला। हम खामोशी से चाय पीने लगे। चाय खत्म होने के बाद फिरदौसी बेगम बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई तो मैंने आबी से कहा, अच्छा यार आबी, अब मुझे जाने दे प्यारे। अगर जिंदगी रही तो कल सुबह 10 बजे तुझे लेने आऊंगा। फिर हम किसी तरह कोशे में बैठकर अपना दिल खोलकर एक दूसरे के सामने रख देंगे। मेरी बिपता सुनकर तू हैरान रह जाएगा। ठीक है भाई जिलानी, तेरी बात तो मानना ही होगी मुझे, वरना मेरा इरादा तो कुछ और ही था। मैं उठ खड़ा हुआ। वो भी मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया था।
हम कमरे से बाहर निकले तो फिरदौसी बेगम, जो किचन में बर्तन रखकर वापस आ रही थी, मुझे देखकर बोली, क्या मतलब, क्या आप दोनों कहीं जा रहे हैं? दोनों नहीं खानम, सिर्फ ये सरदार करीम नवाज साहब आली मर्तबा तशरीफ ले जा रहे हैं। बक नहीं होया आबी, सीधी तरह बात नहीं कर सकता तू? मैंने आबी को मोहब्बत से डांटा और फिर फिरदौसी बेगम से बोला, वो बात यह है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। कल आपके साथ लंबी नशस्त रहेगी, ये वादा रहा आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आप बस इत्तेफाकन इधर निकल आए थे, पीरजादा साहब से मिलने नहीं आए थे? नहीं भाई, इसकी तो मुझे खबर ही नहीं थी। सिर्फ इतना मुझे मालूम हुआ था कि यहाँ मेरा कोई शनासा शख्स आया हुआ है। हैरत है, ये इत्तला कैसे हो गई आपको? कहीं आपने निगरानी तो शुरू नहीं करा दी मेरे घर की? कैसी बातें करती हैं आप? आपके घर की निगरानी क्यों कराऊंगा मैं? क्या ज़रूरत है मुझे उसकी? बस कुछ है मेरे हमदर्द ऐसे भी जो मेरे दोस्तों की खबरगिरी रखते हैं, उन्हीं ने बताया था मुझे इसके बारे में। कल किस वक्त आ रहे हैं आप फिर? सुबह 10 बजे आ जाऊंगा मैं, लेकिन उस वक्त तो शायद आप घर पर नहीं होंगी, ऑफिस टाइम है आपका ये। हाँ, उस वक्त मैं ऑफिस में होती हूँ, आपसे उस वक्त तो मुलाकात नहीं हो सकेगी मेरी। चलिए कोई बात नहीं, मैं सुबह तो पीरजादा को साथ ले जाऊंगा अपने, फिर शाम को वापसी पर आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ये ठीक है, बल्कि रात का खाना आप यहीं हमारे साथ खाएंगे। फिरदौसी ने खुशदिली से कहा, बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कल रात आपकी दावत खाने में ज़रूर आऊँगा। फिरदौसी के फ्लैट से निकलकर जीने की तरफ बढ़ते हुए मैंने गुलजार के फ्लैट की तरफ नज़र डाली, मगर उसका दरवाज़ा बंद था। एक बड़ा मजबूत सा ताला उसके दरवाजे पर लटक रहा था। इमारत से बाहर निकलकर मैं कैफे लिबर्टी की तरफ बढ़ गया, लेकिन रास्ते में ही मुझे खाली टैक्सी मिल गई। मैंने टैक्सी ड्राइवर को जमशेद रोड चलने का कहा। मेरे सीने में उस घड़ी हलचल सी मची हुई थी। अपने यार आबी से मिलकर मैं आ रहा था। उसने मुझे आसिया की आज़ादी का भी मुश्ता सुनाया था। उसने कहा था कि वो मेरी 13 वक्त बहन यार लोगों ने कानून के नाम पर जिसकी कुव्वत परवास छीन ली थी और उसे ले जाकर कैद कर दिया था, अब आज़ाद होकर ममता की पनाह में जा बैठी थी। जमशेद रोड पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही अपनी जाय सुकूनत की तरफ चल पड़ा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वहाँ दुश्मन के आदमी किस किस गोशे में मेरी घात लगाए बैठे हैं, लेकिन तमाम रास्ते में कोई भी ऐसा शख्स नजर न आ सका जिस पर मैं शुबा कर सकता दुश्मन होने का। बंगले के मेन गेट में दाखिल होते ही मैंने दरबान से पूछा, वो मेम साहब वापस आ गई हैं या नहीं? नहीं साहब, वो तो अभी नहीं आई हैं, अलबत्ता बड़े साहब आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर। बड़े साहब कौन भाई? किसको कह रहा है तू? वो इस बंगले के मालिक शराफत साहब की बात कर रहा हूँ मैं, वही अंदर बैठे हैं। कब आए वो? कोई आधा घंटा हुआ है जी। मैं सीधा ड्राइंग रूम में जा पहुंचा। वहां शराफत अली सोफे पर नीम दराज अखबार का मुताला करने में मसरूफ था। आहट सुनकर उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा और अखबार अलग रखते हुए बोला, यार कहाँ गायब हो गए थे तुम? मैं कब से यहाँ बैठा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। आने से पहले 3 बार फोन करके मालूम भी किया था कि तुम वापस आए या नहीं, मगर क्यों? ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया तुम्हें मुझसे? कौन सी अहम जरूरत है तुम्हें मेरी? ये देखो, ये अखबार देखा तुमने? क्यों, क्या कोई खास खबर छपी है इसमें? मैं तो बस कभी कभार ही देखता हूँ ये अखबार शखबार, वरना तुम जानते हो मुझे फुर्सत कहाँ होती है। दिखाओ क्या है इसमें। मैंने आगे बढ़कर उसके साथ सोफे में धंसते हुए कहा, ये देखो, ये क्या खबर छपी है इसमें? तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है। उसने अखबार सामने रखकर एक खबर पर उंगली रख दी। आसिया और आबी के बारे में 3 कॉलमी खबर लगी थी वहां। मैंने शराफत अली के हाथ से अखबार लेकर पूरी खबर पढ़ डाली। पूरी कहानी इस तरह छापी थी उस अखबार के न्यूज एडिटर ने जिस तरह आबी ने मुझे सुनाई थी। बस इतना इजाफा किया था कि पुलिस के जराये के मुताबिक मफरूर मुल्जिमान और उनको फरार में मदद देने वालों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का ख्याल है कि यह कार्रवाई बदनाम इश्तेहारी मुजरिम गुलाम जिलानी ने अपने साथियों की मदद से की है। असलम आबी जिलानी का पुराना साथी है और उसके साथ बेशुमार कत्ल और डाकाजनी की वारदातों में शरीक रहा है, जबकि आसिया गुलाम जिलानी की बहन है। उस पर कत्ल और लूटमार के मुतादिद इल्जामात हैं। आबी और आसिया दोनों को जागीरदार मुकर्रम अली गुराय को कत्ल करके उसकी जागीर पर कब्जा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उनका मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। उस मुकदमे की कार्रवाई के सिलसिले में उन्हें अदालत ले जाया जा रहा था जब रास्ते में गुलाम जिलानी और उसके साथियों ने जेल की गाड़ी पर हमला करके उन्हें पुलिस की तहवील से छुड़ा लिया। पुलिस पूरी सरगर्मी से उन्हें तलाश कर रही है। उम्मीद है मुल्जिमान जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। उसके बाद मुख्तसर तौर पर अखबार के कारीन को मुझसे मुतारिफ कराया गया था। उस तारुफ में मेरे जराइम की फहरिस्त भी शामिल की गई थी। गालिबन उससे पढ़ने वालों को यह बताना मकसूद होगा कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ और हमारी फर्स्ट शनास पुलिस अवाम को मेरे खौफनाक अज़ाइम से महफूज रखने के लिए किस कदर कोशा है। खबर पढ़कर मेरे होठों पर मुस्कुराहट मचलने लगी। शराफत अली बोला, है ना खुशखबरी? मगर कमाल की बात तो यह है कि ये लोग इसे भी तुम्हारा ही कारनामा समझ रहे हैं। हाँ, ये वाकई हैरत अंगेज बात है।
यार लोगों को जब कोई माकूल बात ना सूझ सकी तो उन्होंने इसे भी मेरे नाम से मंसूब कर दिया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इसे तुम अपने या धुम्मन एंड कंपनी के खाते में डालने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूं कि यह काम किन लोगों ने अंजाम दिया है। ये इत्तला भी मेरे लिए नई नहीं है, मुझे मालूम हो चुका है सब कुछ पहले से। तुम्हें कैसे मालूम हुआ, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि यह काम किसी और ने अंजाम दिया है? मैं झूठ नहीं बोलता शराफत अली, मेरे अपने जराए हैं। कुछ ऐसे जानेसार हैं मेरे भी जो मेरी और मेरे दोस्तों की खबरगिरी रखते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अब तक मैं ना जाने कब का हाक में मिल चुका होता। लेकिन तुम यहाँ कराची में बैठकर ये बात किस तरह कह सकते हो कि इस वाक़े की हकीकत क्या है? तुम्हारा क्या ख्याल है शराफत अली, क्या मैं कराची में आंखें बंद करके बैठा हूँ? बिल्कुल, मुझे अपने लोगों की कुछ खबर नहीं है। तूने ये खबर अखबार में पढ़ी है ना, जबकि मैंने आज का सारा दिन अपने यार आबी के साथ गुजारा है। समझा तू? क्या ये क्या कह रहा है जिलानी? ये कैसे हो सकता है? आबी इतनी जल्दी कराची कैसे पहुंच सकता है? उसकी आंखें हैरत की ज्यादती के बायस पूरी खुल गई और लहजे में हैरत के साथ साथ बेयकीनी भी नुमाया हो गई। ये वाक़या जो तूने आज इस अखबार में पढ़ा है, आज का नहीं है मेरे भाई, कई दिन हो चुके हैं इसे। आसिया और आबी रिहाई मिलते ही सीधे लाहौर पहुंचे थे। वहां से उन्हें मालूम हुआ कि मैं इन दिनों कराची में हूँ, लिहाजा आबी मुझे तलाश करता हुआ कराची आ गया। उसे यहाँ आए 2 दिन हो चुके हैं। मुझे जैसे ही उसके आने की खबर मिली, मैं उसके पास पहुंच गया। अच्छा, हैरत है, हमें इसकी कोई खबर ना हो सकी। अगर आज अखबार में इस वाक़े की रुदाद ना छपती तो अब भी हमें कुछ पता ना चलता। तुमने मुझे कुछ बताया नहीं जिलानी कि अब भी तुम्हें हमारी दोस्ती पर एतबार नहीं है। ये बात नहीं है प्यारे भाई, खामखा की बदगुमानियों को दिल में जगह ना दो। तूने बड़े बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, बड़ी खिदमत की है तूने मेरी। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। वजह दरअसल ये है तुझे कुछ ना बताने की कि मुझे इत्तला देने वाले ने ये नहीं बताया था कि आबी आ गया है। उसने सिर्फ एक खबर दी थी कि मेरा एक दोस्त यहाँ आया हुआ है और एक मुश्तरका दोस्त के यहाँ मुकीम है, मैं वहाँ चला जाऊँ। चनाचा मैं ये जानने के लिए दौड़ा चला गया कि वो कौन शख्स है। वहाँ पहुँचकर मैंने आबी को देखा तो खुद मेरी आंखें हैरत से फट गई थी। चलो खैर कोई बात नहीं, असल मसला तो उनकी रिहाई का था जो हल हो गया। अब तुम उस कश्मीर खान से मिल लो, उसने बहुत परेशान कर रखा है मुझे। खुद डॉक्टर धुम्मन का भी कहना है कि मैं हीरो को भूल जाऊं और तुम्हें जल्द अज जल्द माल के साथ सैन फ्रांसिस्को रवाना कर दूं। आज सुबह भी फोन किया था उन्होंने मुझे, कहते थे कि उन्होंने विल्सन को हिदायत कर दी है जिस तरह भी हो सके 1-2 दिन में आबी और आसिया को आज़ादी दिला दे ताकि जिलानी हमारा काम कर सके। और तुम्हारे धुम्मन चुम्मन को हर वक्त अपने मामलात की फिक्र रहती है, उसे और किसी बात से गर्ज है कि नहीं? मैंने कश्मीर खान का माल ले जाने का वादा इसी सूरत में किया था उससे जब वो आसिया और आबी को रिहा कराने में मेरी मदद करता। अब जबकि वो लोग उसकी कोशिश के बगैर ही आज़ाद हो गए हैं तो वो मुझे किस तरह मजबूर कर सकता उस काम के लिए? क्या मतलब? तो क्या तुम अब माल लेकर नहीं जाओगे उनका? वादा खिलाफी करोगे उनसे? वादा खिलाफी कैसे हुई मेरे यार? ये तो साफ साफ बाहमी अफाम तफहीम का मामला है। उसने मेरे काम आने का वादा किया था तो मैंने भी हामी भर ली थी उसके काम आने की, मगर अब तो ये मामला ही बाकी नहीं रहा, तो फिर तू क्यों बरहम होता है? मैं बरहम नहीं हो रहा हूँ, मैं तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम इस तरह इनकार करके अच्छा नहीं कर रहे हो। वो नरमी से बोला, क्यों क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? क्या नुकसान है इसमें मेरा? तुम जानते हो तुम्हारा इनकार दुश्मनी की बुनियाद बन जाएगा। एक बार फिर वही दुश्मनी ठन जाएगी डॉक्टर धुम्मन से। और ये तो तुमने देख ही लिया है कि अब वो पहले से ज्यादा वसाइल के मालिक हैं। अमेरिका में बैठे बैठे उन्होंने तुम्हें बांधकर खींच लिया था वहां। वो दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं और इस बार सूरत हाल पहले जैसी नहीं होगी। कुछ भी कर सकते हैं वो तुम्हारे साथ। मैंने महसूस किया शराफत अली मुझे समझा वो जाकर धुम्मन के लिए काम करने पर तो आमादा कर रहा है, मगर दिल से वो यही चाहता है कि मैं ये काम ना करूं। उसका लहजा उसके जज्बात और ख्यालात की मुकम्मल अक्कासी कर रहा था। उस समय पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि हालात के रेले में बहकर जिस मकाम पर आ ठहरा है वो उसे खुद भी पसंद नहीं है। आदमी अगर फितरतन बुरा ना हो तो वो अपने दामन पर ज्यादा अरसा गलाजत बर्दाश्त नहीं करता। चाहता वो यही है कि नादानस्तगी में या मजबूरन उसने जो राह बद इख्तियार कर ली है उससे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके गुजर कर सीधी और सुथरी राह पर आन लगे। वो शराफत अली भी मुझे उस घड़ी ऐसा ही मालूम हो रहा था। वो धुम्मन के शिकंजे से आज़ाद हो जाना चाहता था, उस खंदक से बाहर आ जाना चाहता था जिसमें धुम्मन ने उसे उतार दिया था, मगर वो उसकी हिम्मत नहीं कर पाता था। एक बार वो मुझे धोखे से बांधकर यहाँ से ले गए थे और ये धोखा भी मैं इस वजह से खा गया था प्यारे कि उन दिनों मेरा जहन आबी और आसिया में बुरी तरह उलझा हुआ था। अपने गिरदोपेश को समझने की फुर्सत नहीं थी मुझे, वरना इतना भी मिट्टी का माधु नहीं हूं मैं कि जो चाहे मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक बांधकर चलता बने। ऐसा होता तो वो धुम्मन यूं भागा भागा नहीं फिरता अपनी बीवी को लेकर साथ। मेरे ही खौफ ने उसे अमेरिका जैसे दूर दराज मुल्क में जा बसने पर मजबूर किया था। जानता नहीं है तू? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। फिर भी मेरा मशवरा तुम्हारे लिए यही है जिलानी कि दुश्मनी मत मोल लो उससे। ओ चुप कर जा यार, बुज़दिली का दर्ज देने लगा तू मुझे।
तेरी जुबान नहीं थकती उसकी हिमायत में बोलने से। अजीब शशोपंच की कैफियत से दो चार हो गया था वो। उसके चेहरे से यतीमी बरसने लगी। बमुश्किल तमाम वो बोला, भाई जिलानी, तेरे खून में बड़ा उबाल बाकी है अभी तक। आलम जोश में बास खौफनाक किस्म की हकीकतें फरामोश कर बैठता है तू। मसलन वजाहत तो कर। मेरे यार, सब कुछ भूल चुका है तू। जरा भी ख्याल नहीं है तुझे किसी बात का। ऐसा कोता भी नजर तो नहीं आता तू मुझे। खुलकर बात कर मेरे भाई, क्या बताना चाहता तू मुझे? कुछ मुझे भी तो पता चले। वो चंद लम्हों तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, जिलानी सच बता, क्या वाकई तुझे ये मालूम नहीं कि डॉक्टर धुम्मन और उसकी बीवी आलिया आजकल किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और लिज़ी क्यों आई है तेरे साथ? उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैं तब तक यही समझता रहा था कि शराफत अली को धुम्मन और यहूदियों के ताल्लुकात का इल्म नहीं है। वो सिर्फ यही जानता है कि धुम्मन और आलिया गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस हैं और इन दिनों कीमती अशिया की स्मगलिंग भी कर रहे हैं। यहाँ से मंशियात अमेरिका मंगवाते हैं और अमेरिका से चोरी के जवाहरात सस्ते दामों खरीद कर पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। यहाँ उसके शराफत अली जैसे कारिंदे उन जवाहरात को अरब शेखों के हाथों अच्छी कीमत पर फरोख्त कर देते हैं। लेकिन इस वक्त उसकी बातों से यही जाहिर हो रहा था कि वो इतना बेखबर नहीं है, हालात का पूरा पूरा इल्म रखता है, मगर मैं अभी उस पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं भी उसकी तरह सब कुछ जानता हूँ। एक ख्याल ये भी था मुझे कि कहीं वो मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश न कर रहा हो। धुम्मन और उसके आकाओं के गठजोड़ के बारे में मेरी जुबान से कोई ऐसी बात कहलवाना चाहता हो जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि मैं उनकी असलियत से वाकिफ हूँ या नहीं। मुझे एलिजाबेथ के अपने साथ पाकिस्तान आने की असल वजह का इल्म भी हो सका है, या मैं अब तक उसके बारे में इसी खुशफहमी का शिकार हूँ कि वो बिन्ते यहूदा महज मेरी चाहत में बंधी चली आई है। चुनाचा मैं बेसोचे समझे शराफत अली के सामने जुबान नहीं खोल सकता था। मैंने इस्तेजाबिया अंदाज मुझसे देखते हुए कहा, कैसी अजीब बातें कर रहा है तू भाई शराफत अली। धुम्मन और आलिया का अपना ही कारोबार इतना फैला हुआ है जिसकी आमदनी उनसे संभाली नहीं जाती, फिर उन्हें किसी के लिए काम करने की क्या जरूरत है? और जहाँ तक लिज़ी का ताल्लुक है तो शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि हम दोनों अमेरिका वापस जाने के बाद शादी कर लेंगे। वो इसीलिए मेरे साथ आई कि कुछ अर्सा हम दोनों एक दूसरे के साथ गुजार कर एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। वैसे उसके बाप आर्थर ने हमें शादी करने की इजाजत दे दी है।